तक हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में स्टडी किए हैं और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिंगल कैरेक्टर का इनहेरिटेंस के बारे में हम लोग देखे थे। मेंडल जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर दो रूल्स दिए थे जिसको हम लोग लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। तो इस लॉ के बारे में हमें स्टडी करना है। तो सबसे पहला लॉ क्या है? डोमिनेंस, यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस कैरेक्टर। और दूसरा लॉ क्या है? तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर दो रूल्स दिया गया है मेंडल्स के द्वारा, जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस कैरेक्टर या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो वन बाय वन करके इसको हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस कैरेक्टर। तो इसमें क्या है कि जो भी कैरेक्टर है उसको कंट्रोल करने वाला दो फैक्टर्स होता है। एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला दो फैक्टर होता है। तो कैरेक्टर्स कंट्रोल्ड बाय डिस्टिंक्ट यूनिट, डिस्क्रीट मतलब डिस्टिंक्ट भी होता है या फिर अलग अलग होता है। तो अलग अलग यूनिट के द्वारा कंट्रोल होता है और इसको हम क्या कहते हैं? फैक्टर्स कहते हैं। फैक्टर्स ऑकर इन पेयर। फैक्टर्स हमेशा पेयर में होते हैं, जिसमें एक फादर से मिलता है और एक मदर से मिलता है, ऐसा मेंडल ने कहा था। इसके बाद इन हेट्रोजाइगस वन पेयर इज डोमिनेंट। हेट्रोजाइगस होगा तो एक पेरेंट जो है, एक फैक्टर्स जो होगा हेट्रोजाइगस में वो डोमिनेंट होगा और दूसरा रिसेसिव होगा अगर हेट्रोजाइगस होगा तो। ऐसा मेंडल बोले थे। ऐसा नहीं है, ये इसमें बहुत सारी खामियां हैं जिसको हम लोग वन बाय वन करके आगे देखेंगे। अब देखते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन। इस लॉ में क्या कहा गया कि एलील्स आर शो, एलील्स जो है वो ब्लेंडिंग शो नहीं करता है। एलील्स आर नॉट शोइंग ब्लेंडिंग। वो क्या है कि कैरेक्टर्स जो है वो अगला जनरेशन F2 जनरेशन में क्या होता है कि रिकवर हो जाता है। टू एलील्स इन पेरेंट, अगर पेरेंट में है ना टू एलील्स है तो टू एलील्स इन पेरेंट दैट सेग्रीगेट ड्यूरिंग। तो कब ये सेग्रीगेट, कब ये सेपरेट होता है? अगर दो एलील्स पेरेंट में है तो कब सेग्रीगेट, कब सेपरेट होता है? तो सेपरेट ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन। गैमिट फॉर्मेशन के दौरान सेपरेट हो जाता है। इसके बाद देखते हैं कि अगर होमोजाइगस पेरेंट है तो उसका जितना भी गैमिट होगा एक टाइप का होगा। अगर हेट्रोजाइगस पेरेंट है तो दो टाइप का गैमिट बनाएगा और दो टाइप का जो गैमिट होगा वो इक्वल प्रोपोर्शन में होगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं डॉग फ्लावर प्लांट का, जिसका नाम एंटीराइनम भी है या फिर स्नैपड्रैगन या फिर एंटीराइनम, डॉग फ्लावर प्लांट को कहते हैं। इसमें होमोजाइगस जो अगर प्लांट है तो दो तरह के फ्लावर्स प्रोड्यूस करेगा, रेड और वाइट। यानी पेरेंटल जनरेशन होगा तो रेड और वाइट। और F1 जनरेशन जो होता है ना रेड होता है ना वाइट होता है, वो पिंक होता है, इंटरमीडिएट पिंक होता है। तो कहने का मतलब है कि ना कोई भी पेरेंट के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, ना रेड हुआ ना वाइट हुआ, तो इसलिए इसको कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो देखें हम लोग अगर रेड फ्लावर लेते हैं तो इसमें दो जीन्स होंगे, डोमिनेंट जीन RR। अगर इसमें हम वाइट को चूज करते हैं तो इसमें स्मॉल r। ये दोनों पेरेंटल जनरेशन है। PG मीन्स पेरेंटल जनरेशन। इसका जो गैमिट होगा कैपिटल R होगा, इसका जो गैमिट होगा स्मॉल r होगा। तो ये गैमिट है, यानी गैमिट फॉर्मेशन के दौरान जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होता है? सेपरेट होते हैं। इसको सेग्रीगेशन कहते हैं। अब इसके बाद जो है यहाँ पर R स्मॉल r, ये हो गया F1 जेनरेशन। ये जो जनरेशन है F1 जनरेशन, एंटीराइनम के केस में ना तो
रेड जैसा होता है और न ही वाइट जैसा, दोनों पेरेंट में किसी के जैसा नहीं हुआ। तो कैसा हुआ भाई? 100% हुआ पिंक, 100% हुआ पिंक। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसको सेल्फ F1 को, तो इसमें दो तरह का गैमेट मिलेगा, R और स्मॉल r। यहाँ R रेड हो गया, यहाँ R स्मॉल r पिंक, R स्मॉल r पिंक और R स्मॉल r व्हाइट हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं R कितने रेशियो में है? 1 रेशियो में है। R स्मॉल r कितने रेशियो में है? 2 रेशियो में है। ये जीनोटाइप हो गया। और ये जो है फिजिकली दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई? रेड। ये क्या दिख रहा है? पिंक। और स्मॉल r ये 1 रेशियो में है, ये क्या है? वाइट। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में जितना जीनोटाइप रेशियो होता है उतना ही फिनोटाइपिक रेशियो भी होता है। तो ये रहा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जेनेटिक में हम लोग अक्सर सोचते हैं कि कुछ कैरेक्टर डोमिनेंट होता है और कुछ कैरेक्टर रिसेसिव होता है। तो क्वेश्चन ये है कि कुछ कैरेक्टर डोमिनेंट क्यों है और कुछ कैरेक्टर रिसेसिव क्यों है। तो कैरेक्टर जो है वो कंट्रोल होता है जीन के द्वारा, कैरेक्टर जो है वो कंट्रोल होता है जीन के द्वारा, और जीन के अंदर कुछ कोड वर्ड होता है जो पार्टिकुलर प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मान लिया जाए कि कोई जीन जो है ए है, यह एंजाइम बनाता है, एंजाइम बनाता है। यह एंजाइम मान लिए लेस इफिशिएंट है, यह एंजाइम क्या है? लेस इफिशिएंट है। तो भी एंजाइम क्या किया? तो सबस्ट्रेट एस को ट्रांसफॉर्म कर दिए एस डैश में, तो एक्सप्रेस कर दिया कैरेक्टर को। मान लीजिए कि बी जीन है और ये एंजाइम ई बनाता है, यह नॉर्मली वर्क करता है, नॉर्मल और फंक्शनल एंजाइम है, फंक्शनल। तो ये प्रॉपरली क्या करेगा? तो सबस्ट्रेट एस को एस डैश में ट्रांसफॉर्म कर देगा। ये भी क्या करेगा भाई? तो कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा। चलिए दूसरा नंबर अब देखें, एंजाइम सी जीन जो है वो कोई एंजाइम नहीं बनाता है, तो एस जो है वो एस के फॉर्म में ही रह जाएगा, इसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। अब इसको साधारण भाषा से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए ये बच्चा ए है, हल्ला करता है, और ये जो है गूंगा है। आप बताइए कि ए इस कंडीशन में ये एक्सप्रेस कर गया ना? ये एक्सप्रेस कर गया ना? चलिए दूसरा नंबर करते हैं, ए तो यहाँ पर कौन एक्सप्रेस करेगा? ये गूंगा या हल्ला करने वाला? यानी शांत माहौल रहेगा या हल्ला होगा? डेफिनेटली आपने कहा हल्ला होगा, क्योंकि यहाँ पर गूंगा नहीं ना है, हल्ला करने वाला है। तो अगर दोनों हल्ला करने वाला है तो भी हल्ला होगा। अगर इसमें एक हल्ला करने वाला है एक गूंगा है तो भी आवाज आएगा। तो एक्सप्रेस कौन करेगा? जीन कैपिटल ए या फिर जीन स्मॉल ए? तो जाहिर सी बात है कैपिटल ए, क्योंकि कैपिटल ए जो है उसमें टेंडेंसी है आवाज करने की। ये समझाने वाली बात हुई। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जब दोनों ही एक साथ आ गया गूंगा तो क्या होगा? शांत माहौल रहेगा। कहने का मतलब है कि रिसेसिव जीन भी एक्सप्रेस करता है, लेकिन कब? जब होमोजाइगस कंडीशन में रहेगा तब। लेकिन F1 जनरेशन में वही जीन एक्सप्रेस करेगा जो या तो लेस इफिशिएंट या फिर फंक्शनल एंजाइम बनाएगा, और वो एक्सप्रेस नहीं करेगा F1 में जो
एंजाइम नहीं बनाएगा। तो ये बात रही कि कोई कैरेक्टर डोमिनेंट क्यों होता है और कोई कैरेक्टर रिसेसिव क्यों होता है।